फ्रेंड्स, आपको जीएस जीके में करंट की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं जल्द ही आपको सब्जेक्ट का भी डालना शुरू करूँगा। लेकिन अभी आप फ़िलहाल करंट से अगर आप चल रहे हैं तो मैं चाहता हूँ करंट में आपको अप टू डेट ना दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि आज क्या क्या है। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि डॉक्टर हैं, ये पेशे से डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो इनको तो हेल्थ मिनिस्टर होना चाहिए था। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जहाँ भी एक्सेप्शनल बातें कुछ आती है तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। खैर, जो भी हो, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। ओके, आगे बढ़िए। उसके बाद वर्तमान केंद्रीय सरकार कौन सी है? यही मोदी सरकार। ठीक है, मोदी सरकार की विदेश नीति क्या है भाई? पड़ोसी पहले, नेबरहुड फर्स्ट की नीति है। ठीक है, आपसे एग्जाम में आ सकता है कि नेबरहुड फर्स्ट की नीति किस प्रधानमंत्री की रही है, तो आपको उस समय में आंसर में टिक मारना है मोदी सरकार। क्योंकि इसके पहले भी जैसे लुक ईस्ट की पॉलिसी किसकी रही है, तो ये हम लोग मारते थे इंद्र कुमार गुजराल के विषय में पढ़ते थे। लुक ईस्ट की पॉलिसी माने पूर्व की ओर देखो की नीति। तो उसी के तहत हो सकता है कि अगर ये पूछ देता है कि भाई नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी किसकी है, तो आप मोदी सरकार माने श्री नरेंद्र मोदी कहेंगे। अच्छा, इसके तहत क्या होता है? तो लुक ईस्ट की पॉलिसी में था कि हम अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब के लिए पूर्व के जो देश हैं, पूर्व की ओर मतलब कि आप कहेंगे म्यांमार है या उधर साइड में ही आप आगे बढ़ जाइए, तो उधर साइड में जो भी देश थे, ठीक है, आसियान के 10 देश भी इसमें शामिल हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आप कह सकते हैं कि उन सब देशों के साथ व्यापार को बढ़ाना ही लुक ईस्ट की पॉलिसी थी। ठीक है, तो अब ये नेबरहुड पॉलिसी क्या है? इसके तहत श्रीलंका के प्रधानमंत्री, नेबरहुड पॉलिसी में है कि नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले, यानी हम पड़ोस के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे और उसको आवश्यकता अनुसार मदद करेंगे और उससे ही हम इम्पोर्ट करेंगे। तो जैसे इन सब बातों को हम कह सकते हैं नेबरहुड फर्स्ट। ठीक है, यानी कि पड़ोसी पहले। इसके तहत श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे से वर्चुअल मीटिंग की। ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत इन्होंने मीटिंग की। वर्चुअल मीटिंग, आजकल तो आप जानते ही हैं कि वर्चुअल मीटिंग चल रहा है कोरोना के दौर में। तो आप को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत पहली बार जो है उन्होंने महिंद्रा राजपक्षे के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये क्वेश्चन कभी नहीं बनता है। लेकिन हाँ, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जब श्रीलंका की बात चलती है तो श्रीलंका के मामले में जो कुछ भी थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट हो उसको हम लोगों को लेकर साथ साथ याद करते हुए चलना चाहिए। जैसे 1987 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे भारत के, ठीक है, 1987 में 1987 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो आप कहेंगे कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब क्या हुआ था? तब भारत श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ था। ठीक है, जिसमें कि लिट्टे के विरुद्ध भारत ने कार्रवाई करने का, या आप कहेंगे कि लिट्टे के विरुद्ध जो है LTTE के विरुद्ध भारत ने श्रीलंका सरकार की मदद करने की बात कही थी। तो खैर चलिए, तो आपको भारत श्रीलंका शांति समझौता कब हुआ?
1987 में, और उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? श्री राजीव गांधी। तो ये आपको जानना है। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। आगे देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL की खुदरा इकाई, आप जानते ही हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वाले ने खुदरा मार्केट में भी अपना क्या कहेंगे, अपना पैर रख दिया है, या कहेंगे कि खुदरा मार्केट में भी अपना विस्तार कर रही है। तो खुदरा इकाई में अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी, ठीक है, अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स, ठीक है, निजी इक्विटी, ठीक है, कंपनी है, और कंपनी का नाम क्या है ये याद रखिएगा, सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 1.75% की हिस्सेदारी खरीद ली है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, या आप कह सकते हैं निवेश किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घड़ियालों के संरक्षण के लिए मद्रास क्रोकोडाइल बैंक कार्यरत है। देखिए, घड़ियालों के संरक्षण के लिए कौन सा बैंक है? तो मद्रास क्रोकोडाइल बैंक, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षण की योजना चल रही है। अभी हाल फिलहाल में चंबल नदी में बाढ़ आया था, जिसमें कई घड़ियाल जो है बढ़ कर के शहरी इलाके में भी पहुंच गए थे। तो इसलिए ये घड़ियाल संरक्षण योजना कहाँ चल रही है? चंबल नदी में, आपको कहेंगे। और अगर कहीं को पूछ देता है कि घड़ियालों के संरक्षण के लिए कौन सा बैंक है, तो मद्रास क्रोकोडाइल बैंक, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में, ठीक है, यानी कि डिप्टी स्पीकर, आप जानते ही हैं राज्यसभा के स्पीकर यानी कि सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति भी वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू जी हैं। तो आप उसको ले, तो फिर उपसभापति कौन होता है? तो उपसभापति का भी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है। तो राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में NDA प्रत्याशी हरिवंश नारायण सिंह चुने गए, जिन्होंने विपक्ष के साझा प्रत्याशी मनोज झा को पराजित किया। जो मनोज झा कौन है भाई? ये राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं, राजद के सांसद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको ये भी चीज़ को याद रखना चाहिए कि राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के रूप उपसभापति के चुनाव में कौन कौन थे और कौन जीते, कि और किनको पराजित किया। तो मनोज झा को पराजित किया। मनोज झा भी लड़ रहे थे उपसभापति का यानी डिप्टी सेक्रेटरी का चुनाव राज्यसभा के लिए, ठीक है। और NDA मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसके प्रत्याशी थे हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में आप जान ही गए थे कि सुशांत सिंह हत्याकांड को लेकर के महाराष्ट्र में काफ़ी गरमाया हुआ राजनीतिक माहौल है। वैसे कंडीशन में ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि आगरा में जो मुगल म्यूजियम है उसका नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। एक बार जान लीजिए, वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहेंगे कि किसको नियुक्त किया गया है, वो अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो आप कहेंगे राजेश खुल्लर। ये भारतीय हैं और इनको अभी विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, विश्व के तीसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी, ये तो खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तीसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी, लेकिन हाँ अभी ये हाल ही में अमेरिकन ओपन का खिताब इन्हीं को मिला है, इसलिए आप इनके बारे में जानिए कि विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रिया के रोमनिक थिएम,
ठीक है। डोमिनिक थिएम इनका नाम है, तो आप ठीक से याद रखिएगा। डोमिनिक थिएम ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर यूएस ओपन खिताब जीतने वाले पहले ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी बने। पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो डोमिनिक थिएम हैं ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, और पहली बार ऑस्ट्रिया का कोई खिलाड़ी ये यूएस ओपन जैसा खिताब जीतने में सफल हुआ है। तो आपको याद रखना है नाम डोमिनिक थिएम, और इन्होंने किसको हराया है तो ये भी पूछा जा सकता है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को, ठीक है। और यह मुकाबला आर्थर एश स्टेडियम में खेला गया था। तो आपको ये भी याद रखना है आर्थर एश स्टेडियम कहाँ है या किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे टेनिस के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये अमेरिका में है। आगे बढ़ते हम लोग। उसका देखिए, शुक्र के बादलों में फास्फीन नाम का रसायन मौजूद है। फास्फीन, ठीक है। तो ये वाला बात भी आपको याद रखना चाहिए कि शुक्र के बादलों में, माने आप कह सकते हैं वीनस के क्लाउड में फास्फीन नाम का केमिकल है जो धरती पर जीवन, ये फास्फीन जो है ये धरती पर जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शुक्र पर भी जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो आप खैर वो सब छोड़िए, आप खाली बस यही याद रखिए कि बादलों में फास्फीन नाम का रसायन मौजूद है जो धरती पर, और ये फास्फीन रसायन जो है ये जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के दक्षिण ऑरेगन के भीषण जंग में, ऑरेगन के अमेरिका के दक्षिण में साउथ में ऑरेगन क्षेत्र में ये जंगलों में भीषण आग लग गया है, ठीक है। इसी भीषण आग के कारण कैलिफोर्निया भी प्रभावित हुई है, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट मेरे विचार से तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखें कि ऑरेगन के जंगलों में भीषण आग लगी है जिससे कैलिफोर्निया भी प्रभावित हुआ है। उसके बाद फिर एक इम्पोर्टेंट पे आइए, देखिए योशिहिडे सुगा, ठीक है, ये जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है और आपको भविष्य के लिए भी याद रखना है, क्योंकि अभी ये नियुक्त किए गए हैं तो अभी इनका कार्यकाल रहेगा ही। तो इसलिए योशिहिडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रीन पीस का नाम सुने होंगे। ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में, ठीक है, हुई थी। तो ग्रीन पीस है क्या? ये दुनिया को हरा भरा एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट बात भी है, आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद के निर्वाचित अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, उसमें से 5 अस्थायी यानी कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं और 10 जो है अस्थायी होते हैं। और 10 में से मैंने 5-5 को अगर आप 2 भाग में बांट दीजिए तो प्रत्येक 5 देश का चुनाव सुरक्षा परिषद में रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे ये चुनाव होता है। और जिन लोगों का चुना जाता है ये अल्फ़ाबेटिकली ABCDEF के हिसाब से चलता है। और अभी फ़िलहाल में इम्पॉर्टेंट है ये इसलिए क्योंकि भारत को भी सुरक्षा परिषद का ये सदस्य चुना गया है, अस्थायी सदस्य चुना गया है, मतलब टेम्पोररी मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हो गया इंडिया। और इस रूप में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का होगा। अब ये क्या अभी है? नहीं, अभी नहीं है, ये शुरू होगा। ये जो कार्यकाल है ये शुरू होगा 1 जनवरी 2021 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डोकलाम। ये देखिए डोकलाम विवाद, ये जो है भारत चीन के बीच विवाद की बातें जो चल रही है उसमें एक डोकलाम भी है। ये डोकलाम क्षेत्र कहाँ है? तो
तो ये आप बोलिएगा पूर्वी लद्दाख में है। ठीक है, डोकलाम क्षेत्र जो है, जो भारत चीन के बीच विवादास्पद भी माना जाता है, डोकलाम क्षेत्र भी, ये पूर्वी लद्दाख में है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। उष्णकटिबंधीय तूफान बीटा टेक्सास के तट पर आया था। तो एक सबसे बड़ी बात है उष्णकटिबंधीय तूफान। उष्णकटिबंध, शीत कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध, इन सब के बारे में मैंने अपने पहले के ज्योग्राफी वाले वीडियो में मैंने ये सब बातें आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की थी। और आपको अगर नहीं समझ में अगर दिक्कत हो रही हो तो आप फिर से देख सकते हैं उसको कि कौन सा कटिबंध किसको कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय तूफान था ये, इसका नाम क्या था? बीटा। ठीक है, ये टेक्सास के तट पर आया था। ठीक है, ये टेक्सास कहाँ? यूएसए में। ठीक है, तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय तूफान बीटा आया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है आगे वाला, और एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो निश्चित रूप से आपके लीड लेने के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न होगा कि आप बाकी बच्चों से लीड ले सकते हैं कि मेकेदातु, ठीक है, मेकेदातु बांध ये कर्नाटक तमिलनाडु के बीच विवाद है, इसको लेकर के। ठीक है, तो आपसे अगर कहीं पूछ देता है कि मेकेदातु बांध किस किस राज्य के बीच है, माने ये विवाद का कारण बना हुआ है, तो आप कहेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं अपना जो है वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, और फिर आप इंतज़ार कीजिए। तब तक मैं बस इस वीडियो को यहीं क्लोज कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ करंट में। अभी 2-4 और करंट का डालने के बाद ही मैं फिर सब्जेक्ट पे आऊँगा। ठीक है, ओके, बाय।